हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। हमने इसका एक टॉपिक कंप्लीट किया है, अधिशोषण। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उत्प्रेरण या कैटालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले कैटालिस्ट की डेफिनेशन है। कैटालिस्ट या उत्प्रेरक किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अप्रभावित रहता है, उन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरक, तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कैटालिसिस कहलाती है। सीधा एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में KClO3 का पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन करते हैं तो हमें टेम्परेचर चाहिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड। परंतु इसी रिएक्शन में यदि उत्प्रेरक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो यही अभिक्रिया 338 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही संपन्न हो जाती है। यानी उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया के अंत में एज इट इज़ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। पहला प्रकार है धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट किसे कहेंगे। वे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया ऐसे पथ से संपन्न होती है जिसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, अतः अधिक से अधिक क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये हमने आरेख के द्वारा इसी चीज़ को शो किया है। यह है अभिकारकों का एनर्जी लेवल और ये है उत्पाद का एनर्जी लेवल। हम जानते हैं अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये रिएक्शन हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा है, परंतु इसी रिएक्शन में यदि उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो अभिक्रिया ऐसे पथ से संपन्न होती है जिसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। अतः अब यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट के एग्जाम्पल हैं H2O2 का अपघटन। उत्प्रेरक के रूप में हम ले रहे हैं प्लैटिनम की उपस्थिति में इसका अपघटन तेजी से होता है, H2O और O2 बनते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है हैबर विधि के द्वारा अमोनिया संश्लेषण। इस अभिक्रिया में आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। सेकंड हमारा जो उत्प्रेरक का प्रकार है ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटालिस्ट। वे उत्प्रेरक जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। सीधा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड का ग्लिसरीन की उपस्थिति में अपघटन कम हो जाता है। H2O2 का अपघटन है, इस अभिक्रिया में ग्लिसरीन किसका कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। इसकी प्रेजेंस में H2O2 का अपघटन कम हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। हमने पढ़ा क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में स्थायी बनाए रखने के लिए उसमें एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है थोड़ी सी मात्रा में। एथिल अल्कोहल यहाँ किसका काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। इसकी उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रुक जाता है। हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म का स्वतः ऑक्सीकरण होकर विषैली गैस फॉस्जीन बनती है, तो इसे स्थायी बनाए रखने के लिए, फॉस्जीन ना बने, इस रिएक्शन को कम करने के लिए एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है पेट्रोल के अपस्फोटन, नॉकिंग को रोकने के लिए उसमें टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। थर्ड हमारा प्रकार है उत्प्रेरक का स्वतः उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। सीधा एग्जाम्पल,
एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जब जल अपघटन करते हैं तो प्रारंभ में रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है, परंतु कुछ समय के बाद अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, क्योंकि अभिक्रिया में उत्पन्न एसिटिक एसिड एक स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये हमने रिएक्शन दी है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्ल की प्रेजेंस में होता है। जो एसिटिक एसिड बनता है वो स्वतः उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो कुछ समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। फोर्थ हमारा है प्रेरित उत्प्रेरक। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है तो इसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। सीधा एग्जाम्पल, सोडियम सल्फाइड वायु के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती। पर यदि दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों वायु के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ हमने सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को साथ में लेंगे तो दोनों का ही ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ क्लियर है, एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो इसे हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अब है उत्प्रेरण के प्रकार। पहला प्रकार है समांगी उत्प्रेरण, होमोजेनस कैटालिसिस। यदि क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में होते हैं तो इसे समांग उत्प्रेरण कहते हैं, और ऐसा उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहलाता है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लेड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की विधि। इसमें NO उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। SO2 प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, SO3। हम देख रहे हैं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों ही गैसियस स्टेट में हैं, तीनों की भौतिक अवस्था समान है। इसे हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। ये एथिल एसीटेट लिया, जल अपघटन करेंगे, कुछ मात्रा में इसमें अम्ल मिलाया जाता है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बन रहा है। हम देख रहे हैं ये स्वतः उत्प्रेरण की अभिक्रिया है, हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था। तो इसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उत्प्रेरक तीनों लिक्विड स्टेट में है। थर्ड है सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे, सभी के सभी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सभी लिक्विड स्टेट में है, सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं। इसे हम कहते हैं होमोजीनस कैटालिसिस। अब हम पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। क्रियाविधि को माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम उत्प्रेरक किसी भी एक क्रियाकारक के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, और यह माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है। यह दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके उत्पाद बना लेता है और उत्प्रेरक पुनः मुक्त हो जाता है। इसे हमने यहाँ रिएक्शन के द्वारा समझाया है। माना कि एक अभिक्रिया है जिसमें A प्लस B ये हमारे रिएक्टेंट हैं, X हमारा उत्प्रेरक है और AB प्रोडक्ट बन रहा है। क्रियाविधि क्या होगी? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम उत्प्रेरक किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ मिलकर माध्यमिक यौगिक बनाएगा। यह माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है और दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट बना लेता है और उत्प्रेरक हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन है SO2 प्लस हाफ O2। उत्प्रेरक के रूप में हमने लिया है NO और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है SO3। तो मैकेनिज्म में पहले उत्प्रेरक किसी भी एक अभिकारक हाफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और NO2 बन रहा है माध्यमिक यौगिक के रूप में। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक SO2 के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना लेगा और उत्प्रेरक हमें वापस प्राप्त हो जाता है। सेकंड हमने इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए ही एग्जाम्पल लिया है विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रोसेस। विलियमसन सतत ईथरीकरण में हमने एथिल अल्कोहल उत्प्रेरक के रूप में हमने लिया है H2SO4
और बनेगा डाईएथिल ईथर प्लस H2O। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एथिल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल H2SO4 उत्प्रेरक के साथ जुड़कर माध्यमिक यौगिक बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। सेकंड स्टेप में ये माध्यमिक यौगिक एथिल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा डाईएथिल ईथर प्लस H2SO4 उत्प्रेरक पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा समांगी उत्प्रेरण और इसकी क्रियाविधि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण हेट्रोजीनस कैटालिसिस। जब क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो इसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। सीधा एग्जाम्पल, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया संश्लेषण। रिएक्टेंट है हमारे N2+3H2। उत्प्रेरक के रूप में हम लेते हैं Fe और मॉलिब्डेनम। प्रोडक्ट हमारा बनता है अमोनिया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, परंतु हमारा कैटालिस्ट किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट इनकी अलग अलग है, इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस। सेकंड एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड बनाने की ऑस्टवाल्ड विधि। रिएक्टेंट से हमारे अमोनिया और ऑक्सीजन। उत्प्रेरक के रूप में हम ले रहे हैं प्लैटिनम। प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं NO+H2O। तो यहाँ पर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, उत्प्रेरक हमारा है सॉलिड स्टेट में और प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं गैसियस एंड लिक्विड स्टेट के। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाने की विधि। तो रिएक्टेंट हमारा लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में है, उत्प्रेरक है हमारा सॉलिड स्टेट में और वनस्पति घी बन रहा है सेमी सॉलिड। तो सबकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो ये एग्जाम्पल हो गया विषमांगी उत्प्रेरण का। फोर्थ एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि। रिएक्टेंट्स हमारे हैं गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट भी हमारा बन रहा है गैसियस स्टेट में और उत्प्रेरक हमने लिया है सॉलिड स्टेट में। तो ये सभी एग्जाम्पल हमने पढ़े विषमांगी उत्प्रेरण के। अब हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है हमें विषमांगी उत्प्रेरण की अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को अधिशोषण के सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकता के कारण सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं। हमने पहले पढ़ी थी सक्रिय केंद्र की डेफिनेशन कि वे पॉइंट्स जहाँ पर आकर अधिशोष्य जुड़ता है। क्रियाकारक के अणु इन सक्रिय केंद्र पर बंध बनाकर ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। ये अधिशोषित अणु उत्प्रेरक के साथ मिलकर सक्रिय संकर का निर्माण करते हैं और सक्रिय संकर फिर अपघटित होकर उत्पाद में बदल जाता है। बने हुए उत्पाद का उत्प्रेरक की पृष्ठ से विशोषण हो जाता है। इन सभी स्टेप्स को हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, ये हमारा है उत्प्रेरक और इसकी ये मुक्त संयोजकताएं। इन मुक्त संयोजकताएं या सक्रिय केंद्र पर आकर अभिकारक के अणु जुड़ जाते हैं और माध्यमिक यौगिक बनता है। अब इस माध्यमिक यौगिक का अपघटन हो जाएगा। अपघटन होगा तो उत्प्रेरक और उत्पाद बनेंगे। उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से विशोषित हो जाते हैं और उत्प्रेरक हमें एज इट इज प्राप्त हो जाता है। विषमांगी उत्प्रेरण के इस अधिशोषण सिद्धांत से स्पष्ट है कि उत्प्रेरक की सतह पर बार बार अधिशोषण और विशोषण होता रहता है, इसलिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा क्रियाकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। विशोषण के बाद उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है, अतः अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के द्रव्यमान और संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्रियाकारक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। इस अभिक्रिया में जो मुक्त अधिशोषण ऊष्मा है वो सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? वो पदार्थ
जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। कैसे घटाते हैं उत्प्रेरक विष के अणु? उत्प्रेरक के पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं पर दृढ़ता से अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अभिकारक के अणु अधिशोषित नहीं हो पाते और उत्प्रेरक की सक्रियता घट जाती है। इसके अपोजिट उत्प्रेरक वर्धक यानी जो उत्प्रेरक की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये किस प्रकार से एक्टिविटी को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक के पृष्ठ पर इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण से अधिशोषण क्षमता और क्रियाशीलता दोनों ही बढ़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।